नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट और भी इससे पीछे देखा था और मॉडल पेपर हम लोग 5-5 देख चुके थे। तो जितना भी मॉडल पेपर है और ऑब्जेक्टिव है सबको अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर जाना है। और यहाँ पर देखिए जैसा आपका लिखा है क्लास 10, ठीक है, तो क्लास 10 के लिए है, कक्षा 10 के लिए है, गणित का है और समय आपको 1.5 घंटा एग्जाम में मिलेगा। 40 पूर्णांक 40 ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 156 है, तो 156 का हम लोग कर लेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 के पहाड़ा से ये भागा जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। उसके बाद फिर 3 से, ये 3 से जाएगा कितना बार में, 13 बार में। तो आया क्या, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 96 तथा 404 का महत्तम समापवर्तक 4 है, यानी HCF 4 दिया है। तो आपको 96 तथा 404 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ये पूछा है, मतलब LCM पूछा है। तो देखिए LCM निकालने के लिए आपको करना क्या है, दोनों संख्या को आपको गुना में लिखना है, यानी 96 गुना 404 और बटा में कितना आ जाएगा HCF। तो HCF कितना दिया है, 4। ठीक है, ये कटेगा 101 बार में। ठीक है, 96 को 101 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 96। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 12, 15 और 21 का आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं तीनों का एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के पहाड़ा में ये 6 बार में आएगा, 15 नहीं आता है और 21 भी नहीं आएगा। फिर 2 के पहाड़ा में 6 आएगा 3 बार में, 15 नहीं आता है, 15 को उतार देना है, 21 को उतार देना है। उसके बाद 3 के पहाड़ा में हम लोग को करना है 1 बार में, 5 और 7 सबको गुना करेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 सबको गुना करने पर कितना आएगा, तो देखिए गुना करते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 को करेंगे हम लोग 7 से गुना तो हो जाएगा 420, यानी क्योंकि 6 7 42 होता है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। देखिए विषम पूर्णांक 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरह सारा विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, डॉट डॉट जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में लास्ट को आपको देखना है, 1 लिखा है तो ये विषम होगा। देखिए सी में लिखा है 3 लास्ट में तो विषम होगा, और डी नंबर में लास्ट में 5 लिखा है ये विषम होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 विषम संख्या तो होता नहीं है, तो आपसे पूछा है विषम रूप में नहीं हो सकता, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सम रूप में होता है, विषम रूप में नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द्विघातीय बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंक हैं, शून्यंक निकालना है। तो देखिए द्विघातीय समीकरण का शून्यंक निकालने के लिए लास्ट में जो 6 है इसको फैक्टर करिए ऐसा 2 नंबर में कि गुना करने पर तो आ जाए 6 लेकिन जोड़ने पे आए 5। तो वो 2 नंबर आपको क्या मिलेगा, 2 और 3, दोनों को गुना करके कितना आ जाएगा 6 और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5। तो ये 2 नंबर क्या हो गया, 2 और 3। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सिंपल इस तरह आप बना सकते हैं या फिर आप फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं किसको, 6 को। 6 नंबर में लिखा है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यंक बराबर है किंतु विपरीत हो तो a क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x² है, a के जगह पे हम लोग बैठा देंगे 0। ठीक है, तो हो जाएगा पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, x² - b = 0। तो जब हम लोग b को बराबर का उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b, अब बराबर आएगा विपरीत आएगा तो ±√b निकलेगा, क्योंकि हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा। देखिए बराबर आया √b, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, इसी को विपरीत बोलते हैं, यानी हम लोग को एक जगह में क्या बैठाना होगा, और 0 बैठाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इसमें आपको शून्यंकों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो बताइए x वाला को कितना बार ग्राफ काट रहा है, 2 बार, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते, लिखा है ये 2 समीकरण युग्म में दिया है। ठीक है, और यहाँ बोला है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो इसमें केवल क्या होगा, एक हल होगा, और एक ही हल को बोला जाता है अद्वितीय हल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अद्वितीय हल को ही क्या बोला जाता है, केवल एक हल। ये कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, है ना, या नॉट इक्वल टू है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया ये 8। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है रेखाओं
दो रेखा दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। चलिए a1 बटा a2 पहले हम लोग निकालते हैं, यानी 2 बट्टा क्या हो जाएगा 4, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2, ये क्या निकल गया a1 बटा a2, a1 बटा a2। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2 का वैल्यू, तो b1 कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, और b2 कितना हो जाएगा 6, कटेंगे तो 1 और 2, इसमें भी कितना आ गया 1 बटा 2। अब हम लोग निकालेंगे c1 बटा c2, तो c1 कितना हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा 15। एक्चुअली ये बराबर का इधर आएगा तो दोनों में माइनस लगेगा तो माइनस कट जाएगा, यानी आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, ठीक है, b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके c1 बटा c2 के, ये तो बराबर नहीं है, बराबर कट गया। तो देखिए अब हुआ क्या, ये दोनों और बराबर हो और तीसरा वाला बराबर ना हो, ठीक है, तो इस केस में कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, यदि रेखिक समीकरण युग असंगत है, ठीक है, तो असंगत के केस में हम लोग का जो रेखा होता है वो कैसा होता है, याद है आपको, असंगत के केस में रेखा क्या होती है, समांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, समांतर। ठीक है, चलिए तुम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, एक है 5x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3x जोड़ 2y बराबर 1, है ना। इसमें हम लोग x को बराबर करेंगे तो पहला समीकरण को 3 से गुना करना होगा आपको, तो 3 पचे कितना हो गया 15x माइनस 3 3 9y और बराबर में 8 तिया 24, और समीकरण 2 को आपको 5 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 5 तिया 15x और प्लस 5 दूनी 10y बराबर में हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, तो ये कट गया, तो आया कितना माइनस माइनस होता है प्लस, यानी माइनस 19y, और इधर अगर हम लोग इसको घटा दें तो 19 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 19 आएगा। अब यहाँ से देखिए 19 19 एक बार में कट जाएगा, तो आएगा y का मान -1। y का मान कितना आ गया -1, इसको हम लोग बैठा देते हैं y का मान को समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 5x पहले से है, -3y है, तो -1 बैठाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 बराबर 8। अब यहाँ से देखिए x का मान निकालना है, तो 3 8 से घटेगा, तो 8 से घटने के बाद क्या आएगा 5, और x के साथ 5 है तो बटा में 5, दोनों काटेंगे एक बार में, यानी x का मान 1 आया और y का मान -1 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, रेखीय समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं होता, क्या होता है, जिसका कोई हल नहीं होता उसको असंगत बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, समीकरण युग में x प्लस वाई 7 और x माइनस वाई 1 है, तो हल ज्ञात कीजिए, यानी x y का मान निकालना है। तो देखिए जोड़ के तो 7 लाता है, लेकिन घटा के 1 आता है, तो वो ऐसा ऑप्शन हम लोग को 4 और 3 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में 4 और 3 दिया है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो द्विघातीय समीकरण क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा होना चाहिए ना। तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो नहीं होगा, अगर मैक्सिमम पावर 1 रहा तो भी नहीं होगा, 4 हो गया मैक्सिमम तो भी नहीं होगा, मतलब आपको x का पावर 2 ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला ए नंबर में लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर देखिए 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3, तो यहाँ से जब फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर यहाँ आएगा और x स्क्वायर कहीं नहीं है, तो x स्क्वायर एक बार बचेगा, तो हम लोग का यही वाला क्या हो जाएगा द्विघातीय समीकरण, बाकी में x स्क्वायर नहीं बचेगा, कट जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, यदि द्विघातीय समीकरण यहाँ दिया हुआ है का मूल 4 है, इसका मूल कितना है 4 है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आपको 3 दिख रहा, पहले 3 को इस -4 से गुना करिए तो कितना आएगा हम लोग का 4 तिया 12 आया। अब 12 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करके 12 आएगा, और जिसका कि एक मूल 4 दिया है, तो हम लोग 4 एक बार हमको लिखना ही पड़ेगा, और दूसरा हमको क्या लिखना होगा 12 लाने के लिए 3 लिखना होगा, क्योंकि 4 तिया क्या होगा 12। ठीक है, और देखिए 4 के आगे यहाँ माइनस है, यानी आपको घटा के क्या लाना होगा k का मान। अब k का मान क्या होना चाहिए, तो इन दोनों को घटा के हम लोग का कितना आएगा, घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा 1, तो क्या k का मान 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, यहाँ ऑप्शन में 1 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर सकते हैं डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। देखिए 16 में लिखा है,
कि दिखाते हैं समीकरण जिसके मूल दिया हुआ 2 और -2। इसका मतलब मूल का मतलब क्या है कि x का मान एक बार 2 दिया है कोमा, और x का मान एक बार -2 दिया है। तो अगर 2 को हम लोग बराबर के पहले लाएँ तो -2 बराबर क्या बचेगा 0, और यहाँ पर भी अगर हम 2 को पहले लाएं बराबर के तो माइनस से क्या हो जाएगा +2 बराबर में क्या बचेगा 0। इसका मतलब ये एक इसको लिखा जा सकता है a - b होल और a + b होल बराबर में क्या आ जाएगा 0। अभी एक फॉर्मूला बन गया a² - b² का, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 बराबर 0। तो हम लोग का ये वाला हो गया द्विघाती समीकरण जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं किसको 17 को। 17 नंबर में लिखा हुआ है यदि द्विघाती समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। हम लोग को मूलों की प्रकृति निकालने के पहले d का मान निकालना होगा। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि d बराबर होता है b², और b का काम कर रहा है यहाँ 4, तो 16 लिख सकते हैं -4ac। a का काम कर रहा है 4 और c का काम कर रहा है 1, और 4ac यानी 4 4 16। अब तो हम लोग माइनस करेंगे तो 0। जब कभी भी d का मान 0 आ जाए तो हम लोग का वास्तविक और बराबर मूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 18 को। इसमें लिखा हुआ है द्विघाती समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, है ना। डी का मान आपसे पूछा है, तो चलिए हम लोग डी का मान निकालते हैं। देखिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है b², b का काम कर रहा है -4, तो हम लोग लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला का होता है -4ac, तो 4 का काम तो 4 ही करेगा, a का काम 2 कर रहा है। हम लोग यहाँ 2 दिया हुआ है a, और c कितना हम लोग ले लेंगे 3 को। ठीक है, अब गुना करेंगे सबको, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब इसको हम लोग कर देंगे माइनस, है ना। ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे माइनस, तो माइनस करने पर आएगा कितना 16, 8, यानी कितना आ जाएगा -8। अब -8 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है द्विघाती समीकरण ax² - 4x + 1 बराबर 0 के समान मूल हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समान मूल कब होता है जब d बराबर 0 होता है ना, तो d बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, तभी समान मूल है। अब इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। अब b का काम यहाँ -4 कर रहा है, तो -4 का स्क्वायर हम डायरेक्ट 16 कर दिए, और 4 का 4, a का काम कर रहा है क्या a का काम क्या कर रहा है यहाँ a ही कर रहा है। ठीक है, और c का काम कर रहा है यहाँ 1, c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में कितना है 0। तो ये -4a 16 को बराबर का उधर लेंगे तो -16, ये माइनस है, माइनस कट गया, 4 से कट गया 16 4 बार में, तो कुल मिला के a बराबर कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करें। इसका मूल ज्ञात करना है आपको, फैक्टर करना है ना। चलिए तो 2 को ऐसा 2 नंबर में आपको तोड़ना है जो कि गुना करने पर तो 2 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 2 नंबर क्या होगा 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी यहाँ आ जाएगा आपका जाके क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 और 1 3, है ना। तो x - 2x हो सकता है, और प्लस में 2 बचा, क्योंकि 2 को 1 से गुना करके 2 आएगा, 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आएगा 1, और -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 1 बराबर 0, यानी x - 1 बराबर एक बार 0 आ रहा है कोमा, और एक बार x - 2 बराबर 0 आ रहा है। तो जब बराबर का उधर जाएगा तो हम लोग का x का मान एक बार 1 निकल जाएगा, एक बार 2, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है ये AP के प्रथम पद a और सर्वंतर d आपको निकालना है। तो प्रथम पद a क्या हो गया 3/2, ठीक है, और आपको d निकालना है। तो d निकालने के लिए आपको दूसरा पद से पहला पद को घटाना होगा, तो 1/2 को घटाएंगे 3/2 से, तो देखिए ये 2 हो गया, 1 से 3 को घटाएंगे तो 3 से 1 को घटाएंगे तो -2, ये कट गया एक बार में, यानी -1, यानी आपका एक आंसर आएगा 3/2, एक आएगा -1, 3/2 और -1 किसमें ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है 30वां पद ज्ञात कीजिए AP का। ठीक है, तो 30वां पद ज्ञात करने का मतलब हो गया a 30, n का मान यहाँ 30 है, फॉर्मूला होता है a कितना है 10, उसके बाद प्लस n - 1, यानी 30 से हम लोग 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 29। ठीक है, और सर्वंतर d कितना हो जाएगा तो 7 - 10 बराबर ये 10 है, कितना आ जाएगा -3, यानी यहाँ -3 बैठा। सॉल्व करेंगे 10 आएगा, -29 को 3 से गुना करेंगे 9 या 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस करने पर आएगा -77। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 23 को।
क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि एक एपी दिया है, इसका कौन सा पद 27 है। मान लेते हैं एनवा पद 27 है, ठीक है। तो एनवा पद 27 है, मतलब ए एन बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना है 27। और ए एन का फॉर्मूला, हमको एन का मान निकालना है। एन का फॉर्मूला होता है ए कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ एपी में पहला पद 5 होता है। उसके बाद फॉर्मूला होता है एन माइनस 1 और होता है डी। तो डी कैसे निकलेगा, 7 से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो डी का मान निकल गया 2 और ये बच गया 27, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एन माइनस 1 और ये 2 है बराबर, इस 5 को हम लोग 27 से माइनस कर देंगे तो आएगा कितना 22। अब 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में, तो n बराबर 1 जाएगा उधर तो हो जाएगा 12, यानी 12वां पद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 भी एपी से है, ठीक। और इसमें लिखा है एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालने बोला। कितना पदों का योग, 22 पदों का योग, यानी फॉर्मूला एस एन वाला लगाएंगे। एस एन होता है तो एन का जगह में कितना हो जाएगा 22, तो एन बटा 2 यानी 22 बटा में 2, ब्रैकेट के अंदर तो 2a, तो 2 और a का काम कर रहा है 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। उसके बाद होता है n माइनस 1, तो 22 करेगा n का काम, -1 करेंगे तो 21 होगा। और होता है डी कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 8 बराबर माइनस का 5, तो डी का मान बैठा देंगे -5। सॉल्व करेंगे 11 से 22, 2 से 22 11 बार में कटेगा तो आएगा 11। उसके बाद ये हो गया 16 माइनस 105, 21 को 5 से गुना किए तो 105। इसको सॉल्व करेंगे 11 गुना, इसको माइनस करते हैं तो 15 से 6 जाएगा तो 9 होगा, और 9 से 1 गया तो 8 होगा। अब इसको कर देंगे गुना, लेकिन माइनस में, बड़ा करके माइनस है तो गुना करने पर आएगा 9 7 और यहाँ आ जाएगा क्या चीज़ 9, ठीक है, यानी -9 7 9। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा -979, ठीक है। 11 से गुना आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए तो हम लोग क्या हो गया, डी नंबर किसका 24 नंबर का, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है समान भुजा वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। जब संगत भुजा पूछेगा तो समानुपाती, लेकिन जब कौन बोलेगा तो आंसर होगा बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में AD दिया है 1 सेंटीमीटर, माने यहाँ 1 होगा, और BD दिया हुआ है 1.5, यानी ये हो जाएगा 1.5, और AE दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और EC, ठीक है, तो EC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे चेक करने बोला है उनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले बटा वाला को निकाल लेते हैं, तो देखिए AD बटा DB बराबर क्या आ जाएगा 1/1.5, पॉइंट को काटेंगे 0, 5 दूनी 10, 5 या 15 आया। और AE बटा EC अगर निकाल लेते हैं तो 2/4 काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ आ गया 2/3 और यहाँ आ गया 1/2, तो 2/3 और 1/2 बराबर तो आया नहीं। अगर बराबर नहीं आया तो ये समांतर नहीं है, क्या DE और BC रेखा समांतर नहीं होगा। तो बोला इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए क्या DE और BC समांतर हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये हम लोग का भुजा समानुपाती नहीं आया। अब देखिए यहाँ बोला है DE और BC दोनों बराबर है क्या, नहीं, बराबर भी नहीं हो सकता है, ये छोटा बड़ा है ना। और बोला है DE पे लंब है BC, तो ये भी नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को, जिसमें लिखा हुआ है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। देखिए भुजा बोला है तो हमेशा समानुपाती लगाना है, ठीक है, तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, समानुपाती होती है संगत भुजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है हम लोग का 28। अब 28 को हम लोग देखते हैं। 28 में देखिए ऑप्शन 2 ही दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन नीचे है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है ना, आपको बोला कौन सा सही है तो आपको मिलाना है। अब ध्यान आपको देना है कि जो BC दाग है इसके पास 6 है, और जो PQ है इसके पास कितना लिखा है 12 है ना, तो यानी 12 का पहले ये R वाला और इसका A वाला आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABC में A और PQR में क्या आएगा पहले R, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये √3 है, यहाँ 6√3 है, तो इसका सामने है Q और इसका सामने है B, यानी इसका B और इसका Q क्या हो जाएगा बराबर। बाकी इसका जो ABC का C बचा और बाकी इसका क्या बच गया P बच गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया त्रिभुज समरूप। अब ऐसा ऑप्शन किसमें जिसमें ABC हो और RQP हो,
तो ए बी सी आर क्यू पी ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है। ए बी सी और आर क्यू पी आपको ऐसे करके मिलाना है, ठीक है। संगत इसका जो भुजा है वो बराबर समानुपाती होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब त्रिभुज समरूप होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, और इनका क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें कि ई एफ दिया हुआ है 15.4, तो बी सी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या दिया है, एरिया ए बी सी है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ। क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ बराबर, तो बी सी किस में, ए बी में है, तो उसका एरिया कितना है 64, ठीक है, और इसका हो जाएगा 121। अब हम लोग को पता है कि जो एरिया का अनुपात होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम लोग 64 को 8 और 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बी सी का मान निकालना है, तो ई एफ का मान दिया है, तो हम लोग बना लेते हैं। ई एफ का मान कितना है 15.4, यानी बी सी बराबर क्या बचेगा आपके पास, बी सी बराबर आ जाएगा 8 गुना ये जो ई एफ है ना, इसका वैल्यू हम लोग 15.4 को ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, और बटा में कितना बच जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से कटेगा 11 कम 11, 11 चले और यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक के बाद, ठीक है, ये कट गया। अब 8 से गुना करिए, 8 चले 32 का 2 हाथ मेरा 3, 8 3 11, 11.2 आएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 11.2, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.2। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेमी है, इसका शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना है, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, और ये हम लोग का शीर्षलंब हो गया। अगर पूरा 20 सेंटीमीटर है, सब कितना है 20 सेंटीमीटर करके, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी सी ए डी। हम लोग को क्या निकालने बोला, शीर्षलंब यानी ए डी की लंबाई, ये वाला। तो 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, दोनों को क्या करना है, घटाना है, आंसर आएगा कितना हो गया घटा के 300। और 300 को हम लोग लिख सकते हैं 10√3। क्या लिख सकते हैं 10√3, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 31 को, जिसमें लिखा हुआ है ए बी 12 है, बी सी 13 है और बी सी नहीं, ए सी 13 है और बी सी 5 है। कौन बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कितना है 13, तो हम लोग ए सी का पहले निकाल देंगे स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 हुआ, 169। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 12, तो 144 होगा। अब निकालेंगे हम लोग बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना हम लोग, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है इन दोनों को 169। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के अगर बराबर आ जाता है तो ऐसे कोण को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या है, ए और सी। सबसे बड़ा भुजा ए सी 13, तो बी पक्का यहाँ होगा। समकोण त्रिभुज है तो ये 90 होगा, यानी बी 90 डिग्री होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। वृत्त है, अगर दो बिंदु पर ऐसे परिच्छेद करेगा तो इसको छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, छेदक रेखा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन। ये मान लिया जाए एक सर्कल है, ठीक है। अब बोला है 10 सेमी त्रिज्या है, ठीक है। तो ये अगर त्रिज्या है 10 सेमी तो पक्का है ये भी 10 सेमी का त्रिज्या होगा, है ना। तो बताइए इसके बीच में जो स्पर्श रेखा है ये सटेगा, ठीक है। बीच का क्या है स्पर्श रेखा और ये बीच का स्पर्श रेखा, दोनों के बीच का दूरी कितना होगा 10 है 10 20, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखता है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 के कोण पर झुका है। तो आपको कोण POA बराबर होगा। तो इसको समझ लेते हैं। पहले एक हम लोग बनाते हैं सर्कल, ठीक है। ये सर्कल से एक स्पर्श रेखा इधर से, एक स्पर्श रेखा इधर से, ये P बिंदु पर झुका हुआ है। कोण कितना है 80, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का लंब, ये 90 होगा, ये भी लंबे होगा। इसका नाम A, इसका नाम B। अब इसमें बोला है कि हम लोग का ये O है, ठीक है। तो क्या निकालने बोला है POA, ये कोण निकालना है। तो बताइए पूरा कोण कितने डिग्री का होगा। अगर ये 80 का है तो पूरा 100 का होगा, तो आधा कितना का होगा 50 का, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो एक अगर सर्कल है तो इसके एक बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आंसर ए नंबर हो जाएगा 1। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 90 डिग्री केंद्र कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो गया 90 और 360 पाई, आर का मान आर ही दिया है। इसको काटेंगे हम लोग 90 के पहाड़ा में, 90 कम 90, 90 चले 360 है ना। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा पाई आर स्क्वायर बटा 4, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बी पे टिक लगा दीजिए। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, जिसमें लिखा हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो सबसे बड़े जीवा का मान क्या होगा। तो सबसे बड़े जीवा जो होता है वो व्यास होता है। ये त्रिज्या हो गया 7 का, तो ये सबसे बड़ी जीवा हो गया व्यास, यानी यहाँ 7 है, जोड़ देंगे इस 7 से तो बराबर में कितना आएगा 14। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्र को 90 है। चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। मान बैठाएंगे, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री और ये हो गया 360 गुना 2 पाई का मान कितना बैठाएंगे 22/7 होता है पाई का मान, और आर कितना है 14। ठीक है, 0 0 कटा, 9 से 9 चले 36। देखिए 7 से काटेंगे 2 बार में 14 कट गया, और 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में 2 2 कट गया, बचा कितना 22। ये क्या बच गया 22, हम लोग का 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग को फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 39 में लिखा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपका दे दिया। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पर मान लिया जाए एक सर्कल है। ठीक है, अब ये केंद्र से ऐसे करके ये 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ये वाला। अगर ये 90 है तो बाहर वाला कोण कितना डिग्री का होगा 270 का। तो आपको लघु बोला है या दीर्घ, तो यहाँ पर दीर्घ बोला, दीर्घ मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल बोला है बाहर वाला। अब बाहर वाला का थीटा का काम कितना करेगा 270, क्योंकि टोटल होता है 360 का, तो 90 माइनस कर देंगे, क्योंकि समकोण का मतलब 90 होता है, तो बचेगा 260। यानी हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे तो थीटा बटा 360 का मतलब हो गया 270 बटा 360, क्योंकि थीटा का काम 270 करेगा। उसके बाद क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता है यहाँ दिया है 3.14 और आर कितना ले लेंगे 10, ऐसा बोला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से कटेगा 1 2 संख्या है 2 0 दे सकते हैं, इससे ही कट गया 9 3 27 9 4 36, काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 5 10। अब 2 से इसको हम लोग काटते हैं, 2 कम 2 2 5 10 2 7 14, अब नहीं कटेगा है ना। अब हम लोग कर लेते हैं इसको गुना और 2 संख्या के बाद बैठा देते हैं पॉइंट। तो पहले 5 से वो काट लेते हैं इसको, देखिए 5 दूनी 10 20 बार में कट गया है ना। अब कर लेते हैं हम लोग 3 को 157 को गुना और 20 से भागा, तो 3 को 157 से गुना करने पर कितना आएगा देखिए। तो यहाँ लिखते हैं तो 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 5 या 15 2, 17 हाथ में 1, 3 और 1 4, बटा में कितना आ गया 20। ठीक है, अब इसको लगा दीजिए भागा, तो जब भागा लगाएंगे इसका तो कितना आएगा वो हम लोग भागा करके देख लेते हैं एक बार है ना। चलिए तो हम लोग 2 से पहले भागा लगाते हैं, एक 0 है, एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 2 दूनी 4, उसके बाद आएगा 2 3 6, 2 5 10, पॉइंट देंगे तो 2 5 10, यानी आपका आंसर आने जो लगेगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 3 5 और दशमलव में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 3 5 दशमलव में 5, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दे रहे हैं यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। एक ही क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें लिखा है एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो इस तरह का एक वर्ग है। अब इसका कोना में 7 मीटर लंबा रस्सी से घोड़ा बांध दिया गया है, ये 7 मीटर है। ठीक है, अब बोला है कितना भाग ये चढ़ सकता है घोड़ा। तो इस तरह का जब हम लोग भाग करेंगे तो इस भाग को घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से जब पूरा जाएगा तो ये वृत्त का क्या बनेगा, ये वृत्त का है चतुर्थांश है ना। तो वृत्त का चतुर्थांश का हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 हो गया, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 7 का स्क्वायर 49, काटेंगे 7 से 7 7 49, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो आया कितना 77/2। अब इसको हम लोग भागा लगाएंगे तो आएगा कितना 38.5
5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद और भी ऑब्जेक्टिव वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जितना भी मैथ का आपका प्रॉब्लम होगा, सारा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।